Hello, I Gaurav. Welcome you all on your channel that is Grand Gaurav. आज we will discuss the topic that is scientific management और आज हम लोग scientific management के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि scientific management क्या है और ये principle कैसे organization के अंदर काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं scientific management। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ टर्म की बात कर रहे हैं तो पहले ये समझना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किसने किया। कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय और डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर एक बहुत ही बड़े स्कॉलर रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं और जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। तो अगर आप पहले पॉइंट को आप देखें तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। दूसरी बात जो है वो ये कही जा रही है कि द प्रिंसिपल्स आर मीन टू बी अ गाइड टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो अगर हम देखें तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया वो बेसिकली एक गाइड के तौर पर दिया, जिसमें मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस कैसे चलनी चाहिए, कैसे ऑपरेट होनी चाहिए, उसकी बात करी। Now let us understand what exactly the scientific management is. So you can see scientific management characterizes that form of organization and productive procedures which rest on principles or laws derived by the process of scientific investigation and analysis, instead of on tradition or policies determined by the process of trial and error. So it simply says कि scientific management एक ऐसा process है, organization के अंदर एक ऐसा procedure है जिसमें हम certain principles और laws को derive करते हैं scientific investigations के basis पे, scientific analysis के basis पे, और हम जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं और जो पॉलिसीज या प्रोसेस ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे चल रही हैं, उन सारे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को हम छोड़ देते हैं। लाइक दिस इज द सिचुएशन दैट वी कैन शिफ्ट ऑन certain standards which are based on science and scientific principles, right? नेक्स्ट जो चीज कही जा रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, that it is a process of transference of skills from management to worker. देखिए, जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि साइंस के प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ प्रोसीजर्स को लेके चलना, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे चलना, एनालिसिस के बेसिस पे चलना और जितने पुराने प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ना। तो यहाँ पर एक बात और भी समझ में आनी चाहिए कि मैनेजमेंट जितने भी प्रैक्टिसेस कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे रिजल्ट चाहिए, उसे ओरिएंटेशन ऐसा चाहिए जो आउटपुट रिलेटेड हो। तो वहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये बात समझ में आती है कि बेसिकली स्किल की बात हम कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल ऑन दैट पैरामीटर। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि स्किल को ट्रांसफर करना इज द बेटर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट दे विल परफॉर्म, राइट। So another thing that the practice is taking into the consideration is scientific management is also known as Taylorism. As scientific management को टेलर ने दिया, that is why हम कहते हैं कि scientific management को का दूसरा नाम टेलरिज्म भी है। जब हम बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की तो कहते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं because he was the first person to introduce scientific methods and approaches in the industrial outset. So you can understand that जिसने पहले काम करा उसके नाम के बेसिस पे हम वहां पर उसका नाम देते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है कह रहा है कि it is based on complete cooperation between employers and workers and mental revolution. See, scientific management is also based on the approach that it considers mental revolution as an important factor. तो अगर हम देखें तो कंप्लीट कोऑपरेशन की बात हम करते हैं एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कर्स के बीच में। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक चीज कर रहे हैं कि हम
जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं वो सब कोऑपरेशन बेसिस पे कर रहे हैं, बिकॉज तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे. So to get the organization's objective achieved, it is very much necessary and required that there must be a kind of cooperation between employers and employees. Now the next point is it takes scientific investigation as a basis of decisions. ये हम लोगों ने पहले ही देखा कि जब भी हम scientific management की बात कर रहे हैं तो जितने भी decision scientific management में लिए जाएंगे, that will be based on scientific investigation. I mean to say, no decision will be taken just usually as it is a practice or as it is a certain type of custom which is going on and on. तो इस बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बेसिस पे वी आर टेकिंग डिसीजन. एंड द लास्ट पॉइंट सेज साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन. तो जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द पीपल, और उन लोगों का मेंटल रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है, whether it is at the part of workers, whether it is part of management, but yes, there is the requirement of mental revolution, और ये complete revolution होना चाहिए both sides में, because अगर किसी एक साइड में भी कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को लेके चलना चाह रहा है और दूसरी साइड में साइंटिफिक अप्रोचेस के बेसिस पे चीजें, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट तब एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन में. Now we can see that there are 6 different steps of scientific management. Basically you can say that these are not steps, these are the main ingredients which are practiced in scientific management. So first point is science, not rule of thumb. देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात सुनिश्चित करें, ये बात बिल्कुल इंश्योर करें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो उसमें जितनी भी चीजें, जितनी भी प्रैक्टिसेस, रूल्स, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, नॉर्म्स, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम चलेंगे, तो वहां पर हम रूल ऑफ थंब को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम बेसिकली सिंपल और स्टैंडर्ड साइंस को यूज करेंगे. सो वहां पर आपको ये देखना है कि आपको डेवलप करना पड़ेगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. The second point, which is different from the first one, that is harmony, not discord, right? जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि ये मेंटल रिवॉल्यूशन है और कंप्लीट कोऑपरेशन पे चलता है. तो जब हम कंप्लीट कोऑपरेशन की बात करते हैं, दैट मींस किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर करने की जगह नहीं है, बिकॉज हार्मनी को मेंटेन करना ही इस प्रिंसिपल का एक प्राइमरी पर्पस है. तो हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, यानी एम्प्लॉइज के बीच में, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर के बीच में, तो जहां पर रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, हार्मनी होगी और किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये बात भी बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम इंडिविजुअल फैक्टर्स को, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस को प्रोमिनेंट नहीं मानते. इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और कलेक्टिविस्ट अप्रोच में से अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन कलेक्टिविस्ट अप्रोच. सो ये बात बहुत बहुत क्लियर है कि कोऑपरेशन जरूरी है, और इंडिविजुअलिज्म जहां होगा वहां पर कोऑपरेशन हम इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग चलेगा, अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ऑपरेट करेगा. तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर, ये स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है कि जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इफ any of the employee or worker is not able to perform any kind of task, then we need to understand the basic purpose or basic reason behind that. Or once if we are getting the reason, we will also take a step to rectify that why the person is not able to perform such kind of duty. तो यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी है कि हर वर्कर और हर एम्प्लॉय का हमें ग्रेटर एफिशिएंसी के तौर पर उसके वर्क को इम्प्रूव करना है, उसे ट्रेन करना है, उसे स्किल्ड बनाना है. मैक्सिमम की हम बात नहीं करते, हम रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट के लेवल की बात को देखना चाह रहे हैं. अभी यहाँ पे इस चीज को आप ऐसे समझिए
कि हमें ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए जिस आउटपुट को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म्स से गुजरना पड़े। बल्कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का पर्पस है कि हम कितना ज़्यादा एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सेट में, हम कितना ज़्यादा एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन कर सकते हैं, लोगों की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लोग अपनी क्वालिटी के बेसिस पे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट वन इज इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो किसी एक के पास, जिसके पास थोड़ा स्किल या एबिलिटी है, अगर उससे हम ज़्यादा काम ले रहे हैं और उतना ही पे कर रहे हैं जितना बाकी लोगों को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अगर हम बात करते हैं इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दैट इज वेरी क्रूशियल पार्ट, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय के पास कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दैट ही और शी हैज टू परफॉर्म। सो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जो डिवीजन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो there is some problem which needs to be catered. अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और किन किन टेक्निक्स से हम आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स में अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिसमें हम ए पैरामीटर ए की बात करेंगे। तो ए बी सी डी करके बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं ए से। ए इज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, राइट। जहां हमें क्या करना है कि जब हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करना है। So when we are involving technical aspects in the study of scientific management, it is obvious that we need to study different methods of performing any kind of task, जैसे हम method study कर रहे हैं। मोशन स्टडी एक दूसरा एस्पेक्ट है। अब मोशन स्टडी क्या है? मेथड स्टडी का मतलब है कि कोई भी काम, कोई भी टास्क किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। मोशन स्टडी की जब हम बात कर रहे हैं, तो मोशन स्टडी क्या है? टू फाइंड एंड एलिमिनेट वेस्टफुल मोशन अमंग द वर्कर्स। हम ये देखें कि कितने कम मोशन में हम लोगों की एफिशिएंसी को, वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और अगर उनका कोई ऐसा ऐसा मोशन है, उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो टाइम कंज्यूमिंग है या जो हैबिट बन चुकी है, तो उसे हमें एलिमिनेट करना है। टू फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वेरियस ऑपरेशंस, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि अगर हमें वेरियस ऑपरेशंस को और ज्यादा फास्ट करना है, तो हमें बेस्ट मेथड को सर्च करना होगा कि वो कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। एक बात ये भी समझनी है हमें कि हम अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी मोशन स्टडी में आता है। एंड द लास्ट पॉइंट इन मोशन स्टडी इज इट रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ही सिंपल बात है कि वंस द मोशन को अगर हमने इम्प्रूव कर लिया, हमने वेस्टफुल मोशन को एलिमिनेट कर लिया, हमने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया, देन ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगली चीज है टाइम स्टडी। और टाइम स्टडी की बात अगर हम करें, तो टाइम स्टडी की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर हम वर्क मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो वर्क मेजरमेंट बेसिकली क्या है कि जहां पर हम टाइम के कंस्टेंट को लेकर के किसी भी पर्टिकुलर वर्क को, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को चेक करते हैं कि कितने टाइम में कोई भी काम परफॉर्म किया जा रहा है, या वर्क जो किया जा रहा है उसे कैसे मेजर कर रहे हैं, उसे टाइम के बेसिस पर मेजर कर रहे हैं, यूनिट के बेसिस पर मेजर कर रहे हैं, आउटपुट के बेसिस पर मेजर कर रहे हैं, कैसे करें। और अगली चीज है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब है हम ये देखें कि वर्कर्स या एम्प्लॉइज जो है, जो काम कर रहे हैं, वो काम करते हुए थक तो नहीं जा रहे, या वो काम करते हुए उनकी जो एनर्जी है, उनकी एफिशिएंसी है, वो कम तो नहीं हो रही। तो वहाँ हमें फटीग स्टडी भी करनी है। तो मेथड स्टडी, मेथड को स्टडी करना है। मोशन स्टडी, जिसमें हमें मोशन को स्टडी करना है। टाइम स्टडी और वर्क मेजरमेंट, यहाँ टाइम और वर्क को दोनों को देखना है। और फटीग स्टडी यानी we need to see the different levels of work, कि कहाँ पर कौन से लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से
उनकी एफिशिएंसी पर असर पड़ रहा है, उन्हें आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन्हें लीव मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस वर्क तो नहीं हो रहा है लॉन्गर पीरियड के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क से रिलेटेड है। बी की बात हम करें, अभी हमने ए को स्टडी करा, राइट। ए में इतनी सारी चीजें थी, यानी जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स इन विच ए technique is what based on standardization and simplification of work study. Now let us understand the B. B is standardization of tool and equipment. अभी हम लोग बात कर रहे थे standardization and simplification of work study. Now अब हम ये देख रहे हैं कि कौन से टूल्स ऐसे होंगे, कौन से मशीन्स, कौन से टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, कौन से इक्विपमेंट ऐसे होंगे थ्रू विच we can perform standardized activity जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हम एक्यूरेसी के साथ उन्हें परफॉर्म कर पाए। तो टेक्निक्स बहुत सारी हैं। अभी पहली टेक्निक हम लोगों ने देखी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क स्टडी। दूसरी टेक्निक जो है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। नाउ थर्ड टेक्निक इज साइंटिफिक टास्क की सेटिंग भी करना। तो हमें ये भी देखना है कि साइंटिफिक टास्क को हम कैसे सेट कर सकते हैं। एंड बिफोर setting the scientific task we need to understand that what are the different levels of task that we have to tackle। तो यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी है कि साइंटिफिक टास्क को हम अगर जितने भी टास्क हैं उन्हें अगर हम सिस्टमेटिकली सेट करें, उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सेट करें और साइंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए सेट करें, तो ये भी एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके चलने की। साइंटिफिक सेटिंग ऑफ वेज रेट, ठीक, लोग काम कर रहे हैं तो लोगों को उनके काम का पेमेंट मिलना चाहिए, उनके वेज या उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। नाउ वी मस्ट इंश्योर दैट each and every person who is working in the organization must get his salary or wage as per the ability, as per the quality that he or she has। apart from this हमें ये भी देखना है कि उसकी जो सैलरी और वेज हम पे कर रहे हैं उसका रेट क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। सैलरी एक बहुत बड़ा, सैलरी और वेज एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, बिकॉज कोई भी वर्कर एम्प्लॉय काम क्यों कर रहा है, उसे अपनी नीड को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं वेज रेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सिलेक्शन और ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कर्स का सिलेक्शन, एम्प्लॉयज का सिलेक्शन, उनको ट्रेन करना, उनको उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उनके टाइम को कम करने के लिए, ये सारी चीजें जो हैं, उनका जो कंजम्पशन टाइम है प्रोडक्शन का उसको कम करने के लिए वी हैव टू ट्रेन एंड वी हैव टू मेक द प्रॉपर अरेंजमेंट दैट द पर्सन whom we are selecting for the organization for a certain or specific task must have certain type of skill, a certain type of ability on the basis of which he or she is performing the job। तो एक बहुत बड़ी बात है ये फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एम्प्लॉइज या वर्कर्स की जितनी भी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज को हम फंक्शनल बेसिस पे देखें। फंक्शनल बेसिस का मतलब है वो फंक्शन के बेसिस पे, लाइक कितने लोग प्लानिंग में हैं, कितने लोग ऑर्गेनाइजिंग में काम कर रहे हैं, कितने लोग डायरेक्टिंग में लगे हुए हैं, कितने लोग कंट्रोलिंग में लगे हुए हैं, कितने लोग स्टाफिंग में हैं। ये फंक्शनल जो एक्टिविटीज हैं इसको देखना और फोरमैनशिप में इन चीजों को इंश्योर करना। फोरमैन कौन होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स और एम्प्लॉइज वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स में जो लोअर लेवल से एक स्टेप ऊपर का जो पर्सन होता है वो फोरमैन है। फोरमैन को फोरमैन कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे फ्रंट लाइन मैन है जो कि लेबर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, इसको भी हमें देके चलना पड़ेगा कि अगर अलग अलग लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लेवल की है और उनका काम कॉन्टिन्यूअस भी है, इंटरवल भी उसमें है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं फॉर द पेमेंट। तो वहां पर पीस रेट प्लान को भी, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान को भी हमको देखना पड़ेगा। तो दीज आर दी सर्टेन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Now let us understand that what is the importance of scientific management
इन अ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप सोचिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सिस्टमेटिक हो, सब कुछ एफिशिएंट हो जाए, सब कुछ स्मार्ट हो जाए, सब कुछ मेजर्ड हो जाए, सब कुछ ऐसा हो जाए जो स्टैंडर्ड के बेसिस पे चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी? तो सबसे पहला ये है कि कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर लिया, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। दूसरी चीज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। जाहिर सी बात है कि अगर आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए और उस पर आप काम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज सेट हैं, सारी चीजें बहुत एफिशिएंट वे में हो रही हैं, तो एफिशिएंट वे में होने का मतलब ही है कि आपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। एम्प्लॉइज फील मोटिवेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड वर्क्स। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टास्क कि अगर scientific management practice is initiated in the organization, so that will lead a kind of motivated environment between or among the workers and employees, because उसी basis पे वो आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, ज़्यादा फोकस के साथ काम करेंगे। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है कि आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर टाइम आपको ये इंश्योर करने के लिए भी है कि कैसे आप जज करेंगे एक्यूरेसी को, जो स्टैंडर्ड आपने बनाए हैं उनकी। बेटर रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट यूनिट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, सिस्टमेटिक चीजें हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टेप का दूसरे स्टेप से, दूसरे का तीसरे से जो कनेक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बना रहना चाहिए। और the seventh point which says it consists on continuous check on the employee and thus creates an atmosphere of order and discipline. Scientific management है तो चीजें सिस्टमेटिक होंगी, और सिस्टमेटिक होने का मतलब है कि एम्प्लॉयज और वर्कर्स के मोशन, मेथड, उनकी टाइम, उनके वर्क मेजरमेंट, इन सारी चीजों पर नजर रहती है, जिसकी वजह से एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि लोग ऑर्डर में काम करेंगे, लोग डिसिप्लिन में काम करेंगे। It helps in building high morale of the employee. Yes, of course, it is making a kind of effort जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हाई मोरल आ जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली चीजें हो रही हैं, एफिशिएंट हो रही हैं, तो हर कोई कॉन्फिडेंट होता है अपनी एक्टिविटीज और टास्क को लेकर के, और ऑर्गेनाइजेशन भी इंश्योर्ड रहती है कि दैट कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं दैट दे आर अचीव्ड। डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हर एक स्टेप पे राइट डिसीजन राइट टाइम पे और राइट सिचुएशन में ले सकें। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हमें दिखता है जब हम डिसीजंस लेते हैं। तो डिसीजंस हम किस बेसिस पे ले रहे हैं? हम सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन रूल्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, और वो रूल के बेसिस पे ही हम आगे परफॉर्म कर रहे हैं टास्क को, तो वहां पर एक पॉजिटिव चीज बन जाती है। It facilitates delegation and decentralization of authority. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं वो दूसरों से करा रहे हैं, दूसरों से कराने के साथ साथ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे भी हम चीज़ें देख पा रहे हैं। तो हम अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो थोड़ा सा वो भी करते हैं, और डेलीगेट करते हैं लोगों को, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में काम करना है तो वहाँ पर एक हायरार्की होगी, वहाँ पर एक ऑर्डर होगा, और उसी ऑर्डर में चीज़ें हम कर पाएंगे। हमेशा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एक पॉजिटिव टेम्परामेंट को लेके चलता है, और दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट अ certain kind of scientific practice which will be performed in 1 or 2 days. It is a continuous process, and it has to be in the continuous way. ये भी ध्यान रखना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट लगातार चलने वाली चीज है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन विद सबऑर्डिनेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा उतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा तो जो रिजल्ट चाहिए, जो एफिशिएंट वर्क चाहिए, वो भी होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताई हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी।
अगर आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेरी और क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। At the same time, I would request all of you that please like, please share, please comment on the content or the topic which you are observing and seeing. इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियोस के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।